आज हम वीडियो में बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। डिसोल्यूशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैंने हालांकि और भी वीडियोस बना रखी है, अगर आप नहीं देखी है देख सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की वीडियो बना रखी है, बेसिक जनरेटिव की वीडियो बना रखी है, बेसिक क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, 6 मार्क्स का आ जाता है। ज़्यादातर वैसे आपको जनरल एंट्री का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बनाना सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली इस तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करना होता है। ये मैंने आपको एंट्री से बताया था कि सबसे पहले एंट्री यही होती है कि सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। उसकी मैंने आपको एंट्री बताई थी, वो क्या होती है, जितने भी एसेट होते हैं उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दो और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। ये करा था ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, यानी कि जितने भी एसेट्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, जैसे कि स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो भी नाम हो। ध्यान रखना कौन कौन से एसेट नहीं आने वाले, कौन कौन से एसेट नहीं आने वाले। कैश या बैंक अकाउंट नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये इसका एक अलग अकाउंट बनाते हुए हैं। कैश या बैंक अकाउंट का मैं एक अलग अकाउंट बनाता हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं आने वाला आपके सामने। और कौन सा नहीं आने वाला है, और भी ध्यान रखना, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आने वाला, क्योंकि ये पार्टनर को बांटते हैं। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर इसे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आ सकता है लिखा हुआ, ये नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि इसको भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये नहीं आने वाला। गुडविल आएगी, गुडविल आएगी, क्योंकि गुडविल एक नॉर्मल एसेट मानना होता है। ध्यान रखना बात, इस चैप्टर में गुडविल एक नॉर्मल एसेट है जिसको बेच के पैसा आता है, तो ये नहीं आने वाला बिल्कुल भी। गुडविल तो आएगी। इधर आपकी लायबिलिटी ट्रांसफर होती है, क्योंकि लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है, तो यहाँ पर सारी लायबिलिटी के नाम लिख दूंगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। कौन कौन सी लेकिन लायबिलिटी नहीं आती, ध्यान रखना बात। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड पे कोई पड़ा हुआ है, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये पार्टनर को बढ़ता है। रिजर्व वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी पार्टनर को बढ़ता है। लेकिन एक रिजर्व आएगा, बस ध्यान रखना बात, एक रिजर्व आएगा, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आएगा इसके अंदर, बहुत ध्यान से समझना ना। रिजर्व सारे बांट रहे हैं पार्टनर को, लेकिन एक रिजर्व पार्टनर को नहीं बांटना, वो रिजर्व को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जी हाँ, ये आपको बहुत ध्यान समझने वाली बात है। रिजर्व को, ये वाले रिजर्व को इस चैप्टर में नहीं बांटना, ठीक है। और क्या नहीं आएगा, और सब कुछ आएगा लायबिलिटी साइड पे, वो सब कुछ आएगा। सिर्फ ध्यान रखना बात, पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आएगा। अगर कोई पार्टनर का लोन अकाउंट है वो नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर का एक लोन अकाउंट खुलता है। जैसे कैश और बैंक अकाउंट खुलता है, ऐसे ही पार्टनर का भी लोन अकाउंट खुलता है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बहुत ध्यान से बनने वाली बात है, पार्टनर की कोई रिलेटिव का लोन आएगा। जैसे पार्टनर की कोई वाइफ है, उसका लोन आएगा, यानी कि पार्टनर की वाइफ का लोन आ सकता है, पार्टनर का लोन नहीं आएगा। पार्टनर का ब्रदर का लोन आ जाएगा, पार्टनर का रिलेटिव का लोन आ जाएगा, तो लेकिन पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आएगा। ध्यान रखना, पार्टनर की वाइफ का लोन तो एक नॉर्मल लायबिलिटी है ना, वो तो आएगी, लेकिन पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी, ध्यान रखना। एक्सेप्ट में जो लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं आएगी, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना। अब जो भी एसेट बिकेगा, ठीक है, अब देखो जो भी एसेट बिकेगा वो कहाँ पर आएगा, उसकी एंट्री कहाँ आएगी। एसेट को बेचने का एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जो भी होगा
और ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, ब्रैकेट में जो लिखना है क्योंकि आपको पता चलेगा ऐसे तो बहुत सारे बाय अकाउंट होते हैं। एसेट रियलाइज यानी कि जो भी एसेट के नाम हो गए सारे एसेट के नाम आ जाएंगे और बाहर टोटल आ जाएगा सीधा। समझ रहे बात को? अगर कोई एसेट पार्टनर उठा के ले गया वो भी यही लिखते हैं, एसेट बीके का वही लिखते हैं, पार्टनर उठा के ले गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, उस पार्टनर का नाम लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई एसेट पार्टनर उठा के ले गया तो उसका पार्टनर का नाम लिख देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट का नाम लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सा एसेट उठा के ले गया वो। समझ गए? इस तरह से लायबिलिटी को पे करना है तो उसकी एंट्री यहाँ होती है टू बैंक अकाउंट, उल्टी एंट्री होती है। एसेट बिकेगा तो यहाँ होती है, लायबिलिटी पे करेगा तो यहाँ होती है टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी इज पेड, यहाँ पर लायबिलिटी को पे करा जाएगा। जो भी लायबिलिटी होगी, ज़्यादातर लायबिलिटी ज़्यादा होती नहीं है। और अगर आपने कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे वो भी यहीं लिखते हैं टू बैंक या कैश अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे तो आपको यही लिखना है। अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर उठा के ले गया वो भी यहाँ लिखना है, क्योंकि जब लायबिलिटी पे करे तो ये लिखते हैं, तो पार्टनर उठा के ले गया तो वो भी यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस लायबिलिटी का नाम आ जाएगा जो लायबिलिटी पार्टनर उठा के ले गया। बात समझ में आ रही है? एसेट बिकेगा तो यहाँ, पार्टनर उठा के ले गया तो भी यहाँ, लायबिलिटी पे करेगा तो यहाँ, खर्चा कोई भी पे करेगा वो यहाँ आएगा, पार्टनर उठा के लायबिलिटी ले गया वो भी यहाँ आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। कोई भी खर्चा होगा वो यहाँ आएगा, जो भी पैसा आएगा, मतलब ये समझ लो जो भी पैसा आएगा वो इस साइड पे लिखता है, जो भी खर्चा करे पैसा पे करेंगे वो इस साइड पे लिखता है। उसके बाद आपको टोटल करना है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो ये साइड बड़ी आएगी, तो यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट या टू गेन या प्रॉफिट। ठीक है, टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी पार्टनर हो गए, ओल्ड पार्टनर या फिर जो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, नाम आ जाएगा पार्टनर के, उनके कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस आया तो यहाँ लिखते हैं, लॉस आया तो ये साइड बढ़ी है तो यहाँ लिखते हैं बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसा ही बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जरा आपके बुक का, और वहाँ से समझते हैं कि रिलेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे टीएस अग्रवाल का, जो कि CBSE 2023 में एक क्वेश्चन आ रखा है। समझ रहे हो बात को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CDE वर पार्टनर 311 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। बैलेंस शीट आपके सामने है, बैलेंस शीट आपके सामने है और लिखा हुआ है ऑन द अबव डेट फर्म वो डिसोल्ड, फर्म डिसोल्ड होगी। और नीचे बता रहा है कि मशीनरी ये है, इतने की बिकी वगैरह। लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा बनता है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर एसेट्स के नाम आ जाएंगे सारे के सारे, जो जो एसेट है, और जो जो मैंने को बताया था जो जो नहीं आते वो नहीं लिख रहे। सबसे पहले कि लिखा हुआ है मशीनरी, तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एसेट है वो भी आएगा, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। बैंक नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था वो एक्सेप्ट में लिखा था, क्योंकि बैंक अकाउंट खुलेगा अलग से, वो नहीं आएगा यहाँ पर। उसका तो अकाउंट खुलता है बैंक अकाउंट। ठीक है, वो एसेट को बेच नहीं सकते आप, जो बिक सकते हैं वही आएगा। तो मशीनरी 3,20,000 बिके, वही वैल्यू लिखूँगा। इन्वेस्टमेंट 3 लाख की है, वो वैल्यू लिखूँगा। स्टॉक 2 लाख का है, डेटर 1 लाख के। ठीक है, ये आ चुका है। अब लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, इस साइड पे लायबिलिटी जितनी भी है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल अकाउंट, ये तो कैपिटल अकाउंट खुलेगा ना, कैपिटल अकाउंट ने ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पर लायबिलिटी नहीं है, वो लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है। लायबिलिटी तो है वो, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट खुलेगा अलग से ना, तो वो नहीं यहाँ पर लिखते। ठीक है, जो अकाउंट अलग से खुलता है वो यहाँ पर नहीं लिखते। सीज लोन अकाउंट, ये भी नहीं आएगा। मैंने को क्या बताया, किसी पार्टनर का लोन है, सी एक पार्टनर है, तो सी एक पार्टनर है तो उसका लोन अकाउंट खुलेगा, सीज लोन अकाउंट खुलेगा अलग से। तो जो कोई अकाउंट अलग से खुलेगा तो उसकी ये जो अमाउंट है वो उसी अकाउंट में भेजूंगा ना, इस अकाउंट में नहीं भेजूंगा।
समझ रहे हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेगा अलग से, वो वहाँ भेजूंगा। सी का लोन अकाउंट खुलेगा अलग से, उसकी अमाउंट वहाँ भेजूंगा। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ भेजूंगा, यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। बिल्स पेबल भी यहाँ लिखूंगा क्योंकि नॉर्मल लायबिलिटी है, तो जो नॉर्मल लायबिलिटी है ना वो यहाँ लिखूंगा। समझ गए। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे 1 लाख के दे रखे थे और ये हमारे 2 लाख के दे रखे थे। अब हमें एसेट जो बिका वो यहाँ लिखते हैं, जो पार्टनर उठा के ले गया वो भी यहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी पे करी वो यहाँ लिखते हैं। एसेट पहले पढ़ते हैं। मशीनरी 3 लाख की है, क्रेडिटर उठा के ले गया इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखो ये दो बात समझ लो। कोई भी अगर क्रेडिटर एसेट उठा के ले गया तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। कोई भी अगर क्रेडिटर एसेट उठा के ले गया तो उसकी एंट्री होती ही नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्री पता क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, तो एंट्री कैंसिल होगी, तो इसकी एंट्री होती नहीं है। क्योंकि एसेट कम हुआ, मशीनरी कम हुई तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया क्रेडिट, ठीक है। और ऊपर से आपने क्रेडिटर भी कम कर दिए, तो क्रेडिटर यहाँ थे वो भी डेबिट भी हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, इसकी एंट्री कभी नहीं होती। ध्यान रखना बात, जब भी क्रेडिटर एसेट उठा के ले गया एंट्री नहीं होती है। हाँ, उसको पैसा पे कर रहे हो तो उसकी एंट्री होती है। तो मशीनें 3 लाख की क्रेडिटर को दे दी फुल सेटलमेंट पे, लेकिन बाकी मशीन बेच दी 10,000 में, तो 10,000 की जो बेची है ना मशीन उसकी एंट्री करेगी। तो बेचिएगा तो पैसा आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। हालांकि अभी और देख लो कि और कौन कौन से एसेट बिके गए, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ एसेट्स रियलाइज्ड। सिर्फ मशीन नहीं बिकी, और भी बिके हैं ना आगे पॉइंट में, तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे एसेट लिखूंगा। जैसे वो कह रहा है कि मशीनरी 3 लाख की तो क्रेडिटर को दे दी, लेकिन रिमेनिंग मशीन 10,000 की बेची है, तो 10,000 की जो बेची है वो यहाँ लिखूंगा। जो क्रेडिटर उठा के ले गया वो नहीं लिखूंगा। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब बेचा, तो इन्वेस्टमेंट बेची 2,90,000 की, वो वैल्यू यहाँ लिखूंगा। स्टॉक बेचा 1,80,000 का, वो वैल्यू यहाँ लिखूंगा, ठीक है। डेटर 20,000 के बैड हो गए, डेटर 20,000 के बैड हो गए, इसका मतलब क्या है, डेटर हमारे 20,000 रुपये के बैड हो गए, मतलब बैड डेट हो गए। बैड डेट क्या करते हो, बैड डेट को डेटर से माइनस कर देते हो। डेटर से 1 लाख रुपए का पैसा लेना था, 20,000 रुपये का पैसा नहीं मिल, बैड डेट का मतलब होता है पैसा नहीं मिलने वाला, तो मिलेगा कितने का, 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये का डेटर आएगा। सर ये तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि 80,000 रुपये का बेचना है, मतलब डेटर से पैसा आ गया। सर ये तो क्वेश्चन में कहा ही नहीं है। ध्यान से बात समझना, क्वेश्चन में कहे या ना कहे एसेट और लायबिलिटी को पे करना ही करना है आपने, ध्यान रखना बात। क्वेश्चन में कहे या ना कहे एसेट को बेचना ही बेचना है आपने, जो भी एसेट यहाँ पर लिखे हैं उनको बेचना ही बेचना है। लायबिलिटी को जो पे करना होता है, जिस लायबिलिटी को पे, रिजर्व को पे नहीं करना होता, प्रोविज़न को पे नहीं करना होता, जो लायबिलिटी को पे करना होता है उसको पे करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे। हाँ, इनटेंजिबल एसेट अगर कोई है जैसे गुडविल, पेटेंट, उसको नहीं बेचना होता बिना कहे। इनटेंजिबल एसेट को बिना कहे नहीं बेचना होता, लेकिन बाकी एसेट और लायबिलिटी को बिना कहे आपको बेचना और पे करना है। तो डेटर को ये नहीं कहा था कि डेटर से पैसा मिल गया, लेकिन मैं क्या मान के चलूँगा, मैंने उससे पैसा मंगवा लिया, चाहे क्वेश्चन में कहे ना कहे। समझ गई बात को। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने क्या बताया अभी कि लायबिलिटी को कहे या ना कहे हमें तो पे करना ही करना है, तो यहाँ लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। तो क्रेडिटर को इसने कहा नहीं है कि पे कर दिया, लेकिन हम तो करेंगे चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे। बिल्स पेबल को हम तो पे करेंगे चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे। समझ गए। इसी तरीके से रिलायंस, अब देखो लास्ट में लिखा हुआ था रिलायंस एक्सपेंसिव 10,000 के पे करे, तो इसको तो करना ही करना है, तो यहाँ पर मैं अलग से लिखूंगा इसको टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसिव, ताकि अलग से दिखे कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसिव कितने पे करे हैं। इसके साथ जोड़ भी सकते थे, लेकिन अलग से दिखाओ इसको 10,000 रुपये।
और इसको मैं टोटल करके बाहर देता हूँ, 3 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करी। अब सब कुछ हो चुका है, ये सारे एसेट को हम पैसा मिल गया, लायबिलिटी को पे कर दिया। अब इसको भी टोटल कर लेता हूँ जरा मैं, ये 3 लाख है, 3 लाख और 4,80,000, 5,60,000। अब हमारा क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो चुका है, सिंपल ख़त्म हो चुका है। क्या करना है अब आपने, अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। टोटल देखो कौन सी बड़ी साइड कौन सी आ रही है, ये साइड बड़ी आ रही है, ध्यान रखो, ध्यान से देखो, ये साइड बड़ी आ रही है। तो पहले मैं इसका टोटल करता हूँ जरा, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, 3 लाख 6, ये हो गया हमारे सामने 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 लाख नहीं, 3 और 3 6 और 6 3 9 और 9 3 12, 12 लाख, 12,30,000, ठीक है। वही टोटल यहाँ आना चाहिए, 12,30,000। तो यहाँ लिखता हूँ बाय लॉस, क्योंकि ये साइड बड़ी थी, तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जितने भी अब पार्टनर हैं उनको हम लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो जो पार्टनर थे हम उनको लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे कि क्या क्या नाम थे, CDE, रेशो थी 3:1:1। पहले इसको इसमें माइनस कर देता हूँ, जो कि आएगा 2,70,000 रुपये, ठीक है। तो 2,70,000 को 3:1:1 में बांटेंगे। तो ऐसा करो कि पहले 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो वो आएगा 5 और 5 25, 54, 1,62,000, 54,000 and 54,000। सो दिस इज़ योर राइट आंसर, दिस इज़ योर राइट आंसर। समझ गए? आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।